Hello friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at Sancheti Hospital, Pune. And I'm Sona Kolke. I'm an associate professor at Sancheti College of Physiotherapy in Pune. आज हम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है मिथ्स एंड फैक्ट्स इन स्पाइन, जिसको मराठी में कहते हैं समझ और गैर समझ, और जिसको हिंदी में कहते हैं कि क्या असलियत है और क्या लोगों में गलत फहमी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस मिथ्स एंड फैक्ट सेशन. अगला मिथ्स एंड फैक्ट का सेगमेंट में है योगासन. योगा एक बहुत उत्कृष्ट एक्सरसाइज है. ये हमारी एंशियंट एक्सरसाइज है और योगा का जो उगम है वो इंडिया से हुआ है और मुझे योगा के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है. मैं खुद योगासन करता हूँ. बट होता क्या है कि किसी को देखकर कोई योगा शुरू कर रहा है, टीवी में देखकर कर रहा है, या कोई योगा का गाइडेंस नहीं है और गलत तरीके से योगा करने के कारण हम बहुत से पेशेंट देखते हैं जो बैक और नेक का इंजरी लेके आते हैं. अभी कोई एक 60 साल की अम्मा है जिनका वेट है 110 किलो, उनको कमर का दर्द है. किसी ने बोल दिया आप ये योगासन सूर्य नमस्कार शुरू करो, और वो जब अम्मा जिनको कोई योगासन का एक्सपीरियंस नहीं वो सामने झुक के योगासन सूर्य नमस्कार शुरू करेंगी तो उनका प्रॉब्लम बढ़ेगा या कम होगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा. तो योगा आपको आपके एज के हिसाब से करना चाहिए, आपको आपके वेट के हिसाब से करना चाहिए, आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से करना चाहिए. ये नहीं है कि किसी ने अगर एक दिन में 100 सूर्य नमस्कार कर लिए तो आप भी 100 सूर्य नमस्कार करने निकल जाओ. नहीं, अगर आपको बैक का क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आपको सामने पूरा झुकना मना है, और आप उसमें अगर झुक झुक के सूर्य नमस्कार शुरू करोगे तो आपको तकलीफ होगी. आपको अगर गर्दन है और आप शीर्षासन करने निकले हो या आप हलासन करने निकले हो तो आपको गर्दन की प्रॉब्लम बढ़ेगी. तो मेरा एक अनुरोध है कि अगर आपको योगा फॉर बैक पेन और नेक पेन करना है तो पहले आप आपका डॉक्टर का कंसल्टेशन कीजिए. डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा योग अच्छा है, कौन से योग आपको थोड़े टाइम बाद करने हैं, और एक अच्छे क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर से वो आप जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो दिखाइए, ताकि वो योगा इंस्ट्रक्टर आपको प्रॉपर परमिसिबल लिमिट में गाइड करेगा कि आप पहले 3 महीना ये आसन करो, फिर धीरे धीरे आप ये बढ़ाइए, और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप वो हाई एंड योगा कर सकते हो. ये नहीं कि कोई दोस्त शुरू कर रहा है और आप टीवी पे देख रहे हो और वैसा आपने करना शुरू कर दिया, वो मुझे लगता है हानिकारक होगा. आई एग्री. एक्चुअली योगा हमारी एक बड़ी देन है. बेनिफिट्स इसके फ़ायदे इतने हैं, लेकिन उसको सही तरीके से करना ये बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास एक योगा ट्रेनर या टीचर या योगाचार्य है जो योग समझते हैं, जो बता सकते हैं कि अगर आपकी कमर की दर्द है तो ये आसन आपने नहीं करना चाहिए, गर्दन की दर्द में ये आसन नहीं करना चाहिए, या इसको बस इतना करिए, तो ये जो आप वो समझते हैं, जो जानते हैं, वो आपको गाइड भी कर सकते हैं कि कौन कौन से योगासन आपके लिए ठीक है और कौन से हानिकारक है. वो आपको खुद बताएंगे कि अब जब मैं ये कर रहा हूँ, जिन जिन को कमर में दर्द है ये आसन न करे, या तो जिन जिन को गर्दन में दर्द है ये आसन न करे. अगर आप अच्छी तरह से ट्रेन, और डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा योगाचार्य आपको श्योरली बता देगा कि कौन से योग आपके लिए बने हैं या कौन से योग आप कर सकते हो और कौन से नहीं. तो ये आप प्लीज़ हमारा इनफैक्ट आगे का सेक्शन भी आप अगर आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि कैसे आपको योगा में एंट्री लेना चाहिए और किस किस तरह से आपने धीरे धीरे से योग आसन बढ़ाने चाहिए. लेकिन ये बहुत धीरे धीरे से. हर एज के लिए योग है. Yes. 1 साल के बच्चे से लेके 80 साल के सीनियर सिटीजन तक हर कोई योग कर सकता है, बट इट हैज टू बी डन अंडर अ मेडिकल एंड प्रॉपर योगाचार्य सुपरविजन. यस. अगली चीज हमको बहुत कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज करना मना है क्या डॉक्टर? तो इसके लिए एज अ स्पाइन सर्जन मैं हमेशा बोलता हूँ कि सी प्रेगनेंसी इज अ इवेंट विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट इन एनी फीमेल्स लाइफ. हर महिला के लिए प्रेगनेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है.
सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब जो पहला ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, हर ट्राइमेस्टर के लिए एक्सरसाइजेस है। तो ये लोगों में गलत फहमी है कि प्रेगनेंसी एक बार हो गया तो मुझे एक्सरसाइज करना नहीं है। ऑफ कोर्स आपको आपके जो गायनेक डॉक्टर है उनका सलाह लेना है। कुछ कुछ ऐसे सिलेक्ट प्रेगनेंसीज होते हैं जिसमें डॉक्टर बोलता है कि आप बिल्कुल एक्सरसाइज मत करो। उन केसेस को छोड़कर 95 to 97% जो प्रेगनेंसीज है वो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती है। ऐसे प्रेगनेंसीज में अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट परमिट करते हैं तो एक्सरसाइज करना ही चाहिए, और हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से एक्सरसाइजेस चेंज होते हैं। yes. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया में डिलीवरी के बाद क्या होता है, वो सीजरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, हमारे जो पेरेंट्स है, जो हमारे सीनियर्स है, वो क्या करते हैं, पूरा तला हुआ घी ये खाने के लिए देते हैं और 6 हफ्ता हिलने ही नहीं देते, 2 महीना हिलने ही नहीं देते। उसकी वजह से आप कोई भी इंडियन फीमेल देखो, डिलीवरी होने के बाद 20-30 किलो वेट बढ़ जाता है, और वो वेट कम होने में सालों लग जाते हैं, और वहाँ पे बैक पेन, नेक पेन का उगम हो जाता है। तो मेरा ये अनुरोध है कि डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज नहीं करना, ये गलत फहमी है। एक्सरसाइज कैन स्टार्ट 2 days आफ्टर द डिलीवरी, एज सुन एज 2 days आफ्टर द डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में तो दूसरे दिन कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज इज एन इंटीग्रल पार्ट, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, और कोई भी प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइज रोकना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे मैडम? इनफैक्ट फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है प्रेगनेंसी में। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस, एंड दे आर फिजियोथेरेपिस्ट हु आर ट्रेन्ड स्पेशली कि प्रेगनेंसी में के, एज सर मेंशन, कि डिफरेंट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज ऑफ द वेट गेन, और उसके हिसाब से हाउ डू वी मेंटेन स्ट्रेंथ एज वेल एज जॉइंट्स को कैसे उसकी वजह से कुछ तकलीफ ना हो, उसके बारे में भी क्या करना चाहिए। सो वी हैव फिजियोथेरेपिस्ट जो ट्रेंड होते हैं ऑन गिविंग एंटीनेटल एज वेल एज पोस्टनेटल। इनफैक्ट आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजेरियन डिलीवरी हो, विद इन द फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे एक्सरसाइजेस आर स्टार्टेड। सिर्फ सीजेरियन के लिए द progression of exercises are little gradual compared to normal delivery. Normal delivery में exercises हम ज़्यादा progression जो बोलते हैं level 1, level 2, level 3 थोड़ा जल्दी जाते हैं। सीजेरियन में इट इज़ मोर ग्रेजुअल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीजेरियन हुआ है इसलिए मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं करूँगी, ये बहुत गलत काइंड ऑफ एक मानना होता है लोगों में। एंड एज सर मेंशन, 6 हफ्तों के लिए कुछ न करना, सिर्फ लेटे रहना, बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आवर बॉडी इज़ अंडरगोइंग चेंजेस, उसका हीलिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। बट एक्सरसाइजेस उसमें हेल्प करते हैं। एक्सरसाइजेस से वेट गेन में भी आपको हेल्प मिलता है कि वेट गेन न करे ज़्यादा। एंड डाइट का अपना एक रोल है, तो जो रियली चाहिए वो न्यूट्रिशियस डाइट बिल्कुल लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और आपको एक्सरसाइज करके कैसे अपने आप को फिट रखना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये जानना, ये समझना एक फिजियोथेरेपिस्ट से आप सीख लीजिए एंड टेक अ रेगुलर फॉलो अप। हफ्ते में एक बार भी अगर आप जाके एक्सरसाइजेस सीख ले तो आप वो हफ्ते भर कर सकते हैं, एंड देन यू जस्ट नीड टू गो द नेक्स्ट वीक, या तो अगले हफ्ते जाके आगे के कौन से कसरत करने हैं वो आप सीख सकते हो। अगला एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मिथ्स एंड फैक्ट सेगमेंट में, समझ गैर समझ, कि हमारा सोने का जो मैट्रेस है वो कैसे होना चाहिए। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर हम नया घर हमने खरीदा है और हम हमारे बेडरूम के लिए 5 लाख रुपए का मैट्रेस हमने देखा है, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। कोई आके बोलता है कि हमने 3 लाख रुपए का मेमोरी फोम, कॉयर, स्प्रिंग, कॉयर मैट्रेस देखा है, तो डॉक्टर इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मैं हंस के बोल देता हूँ कि भाई ये 3 लाख 5 लाख के गद्दी का कोई रोल नहीं है। आपको बस 3 से 5 हज़ार रुपये का कपास का, रुई का गद्दा लेके सोना है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। ये इतने 5 लाख 10 लाख के मैट्रेसेस का कोई रोल नहीं है। सो इन शॉर्ट, आपका जो मैट्रेस होना चाहिए वो फर्म मैट्रेस होना चाहिए। अगर हम कहीं घूमने गए, होटल में सोए, तो वो जो सॉफ्ट गद्दा होता है, अगले दिन हम उठने के बाद हमारा गर्दन, कमर सब दर्द होने लगता है। सो आइडियल मैट्रेस इज अ मैट्रेस विच इज़ फर्म।
और एक वुडन प्लाई के ऊपर पतला सा कपास का गद्दी अगर आप सोएंगे तो विच इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्पाइन। ये जो कॉयर है, फोम है, मेमोरी फोम है, ये बिल्कुल हम रेकमेंड नहीं करते। एंड कॉटन का क्या है कि बस 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो दब जाएगा, तो आप उसको चेंज कर सकते हो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, फिर भी आपको 2 या 5 हज़ार रुपये ही लगेगा। सो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक फर्म मैट्रेस होना चाहिए जिसमें आपका बॉडी सिंक इन नहीं होना चाहिए। दैट इज द बॉटम आइडिया। मैडम, आप मैट्रेस के बारे में क्या कहेंगे? इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी बार पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं कौन सा गद्दा लूँ, मैं कौन सा तकिया लूँ। तो मैं उनको स्ट्रेट अवे बोलती हूँ, आपके आजू बाजू में कोई भी गादी वाला होगा जो कॉटन की मैट्रेस बनाता है, एज सर सेड, बिल्कुल हार्ड नहीं चाहिए और सॉफ्ट नहीं चाहिए, फर्म चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्म क्या होता है, ना कि टू हार्ड ना तो सॉफ्ट। सो समथिंग जिस पे आपकी बॉडी सपोर्टेड रहे और सिंक ना हो। जैसे सर ने बोला, आपके वजन को जो आप बोलते हैं ना, वजन की वजह से जो मैट्रेस एकदम दब ना जाए, या तो एकदम सॉफ्ट मैट्रेस जो है, दैट इज़ द बेस्ट मैट्रेस। सो फर्म मैट्रेस जो है, दैट इज़ द बेस्ट मैट्रेस एंड स्लीपिंग ऑन दैट मैट्रेस। एक लोग बोलते हैं कि मैं कमर का दर्द हुआ और मैं ज़मीन पे सोने लगा हूँ, सो वी हैव दिस अदर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो जो हमारे पास आते हैं बोल के कि मुझे वो किसने बोला कि ज़मीन पे सो जाओ, दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो मैं बोलती हूँ, व्हाई डू यू वांट टू पनिश योर बॉडी? एक तो आते हैं कि जो सॉफ्ट मैट्रेस या ऑर्थोपेडिक मैट्रेस ले रहे हैं, और दूसरा ग्रुप होता है जो एकदम ज़मीन पर सोने लगता है और बोलता है अभी तक कमर दर्द मेरा कम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो मैं उनको भी सेम एडवाइस देती हूँ कि ज़मीन पे मत सोइए, फर्म मैट्रेस पे सोइए, दैट इज़ द बेस्ट, सो दैट्स व्हाट इज़ इट। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट मिथ्स एंड फैक्ट हमारे हेल्थ, ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन रिलेटेड आने वाले हैं, सो कहीं जाना मत। आपके गलत फहमियों का खुलासा, या तो जो सच्चाई है और जो गलत फहमी हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, या तो समझ में आ रहे हैं, या तो हम बिलीव करते हैं, इसका खुलासा आगे भी होगा। थैंक यू।